राधे राधे दोस्तों, हम लोग 2026 की पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने कल पूरा 20 सेक्शन सॉल्व कर लिया था। उसमें से 20 सेक्शन में था मानव विकास, रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं योजनाएं और गरीबी एवं बेरोजगारी। इन सारे जो भी 3 टॉपिक थे हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। आज से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शुरू करेंगे, इस सेक्शन को शुरू करेंगे। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगे। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़्यादातर न्यून आंकड़े मतलब नए आंकड़े जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जब भी बजट आया करे या कोई भी ऐसी रिपोर्ट जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में दिया हुआ हो, आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। आप अभी खुद ही देख लीजिएगा कितने सारे प्रश्न जो है करंट से पूछे गए हैं। तो जो भी करंट से रिलेटेड प्रश्न होंगे हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनको आंकड़ा याद करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, इससे हमें कंफ्यूजन ही बढ़ेगी। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोतों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। बिल्कुल, इससे पहला ऑप्शन सही होगा। उत्पत्ति के लिए नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कानून, कौन से शुल्क लागू होते हैं। बिल्कुल ये भी है। और अगला देखते हैं, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी को प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो देखते हैं ये वाला थोड़ा देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 2 तो सही हैं, डी उपरोक्त सभी ये भी सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। बिल्कुल तीसरा भी सही है। चौथा देखते हैं, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, इसलिए 1 और 3 4 मतलब सारे सही होंगे, उपरोक्त सभी सही होंगे। चलिए हम उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न आ भी सकते हैं। व्याख्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उत्पत्ति के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोतों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। इनका महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि कई मामलों में शुल्क प्रतिबंध आयात कुछ स्रोतों पर निर्भर करता है। उत्पत्ति के संबंध के नियम को संबंध में सरकार के व्यवहार में व्यापक भिन्नताएं होती हैं। जैसे चाइना से माल आएगा तो जो भी वहाँ की उत्पत्ति होती है, जो कस्टम ड्यूटी लगी है तो शायद उसमें ज़्यादा लगा दिया जाए। जरूरी है कि वो माल कहाँ पर उत्पादित किया गया है और वो किस देश से आ रहा है हमारे देश में। हम लोग हर जो भी देश है, विभिन्न देशों से जो भी माल आयात करते हैं, अलग अलग कस्टम ड्यूटी वहाँ पे लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पत्ति के नियम में कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद में कौन से नियम, कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका प्रयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामले में कर और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। आयात के स्रोत मतलब किस देश से आ रहा है वो, आयात मतलब कोई भी वस्तु किस देश से आ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन एवं दृष्टिकोण है। लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। बिल्कुल ये सही है। ये 5 देशों को एक पहल है, नहीं ये 5 देशों की एक पहल नहीं थी, इसमें शायद 3 देश थे, इसलिए केवल एक सत्य होगा। ये करंट में था 30 समेत, इसलिए प्रश्न पूछा गया था। इसमें 3 ही देश हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक मंत्री ने 27 अप्रैल 2021 को औपचारिक रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्रिपरिषद बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की पहल की औपचारिक शुरुआत की। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो ये 3 देशों की पहल थी, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 27 अप्रैल 2021 में अनौपचारिक पहल, औपचारिक पहल थी। ये जो है आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। यह है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय।
भारत की विदेशी व्यापारिक नीति से कौन संबंधित है, कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वैसे तो ये करंट का प्रश्न था लेकिन देख लेते हैं। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालिक दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है, तो ये 2020 था। अगला प्रश्न है, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। ये अब हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। साथ ही व्यापार में भारत के व्यापार में सेवाओं के निर्यात को वर्ष 2019-20 तक 900 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना था। 31 मार्च 2023 को जारी विदेश मंत्रालय नीति 2023 में भारतीय निर्यातक को वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड निर्यात प्लस 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको जरूर याद रखिए इतना, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। 2030 तक हमें 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करना है, जिसमें एक ट्रिलियन डॉलर का होगा निर्यात फंड निर्यात और 1 ट्रिलियन डॉलर का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, इसको याद रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट आंकड़े होंगे हम लोग उसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के माल का निर्यात मतलब जो हम लोग बेचते हैं, निर्यात मतलब बेचना, माल के आयात से कम है। बिल्कुल, हम लोग बेचते कम है और आयात ज्यादा करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं? तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं। भारत के लौह एवं इस्पात, रासायनिक उद्योगों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई नहीं? कमी तो नहीं आई है, इसमें कभी कमी कभी ज्यादा, इसलिए इसको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इसमें कमी आई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। बिल्कुल, सेवाओं का निर्यात भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। बिल्कुल ये सही होगा। भारत में को कुल मिलाकर व्यापार चालू घाटा हो रहा है। बिल्कुल व्यापार चालू घाटा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आयात ज्यादा चीजें की जाती हैं और निर्यात कम चीजें की जाती है, इसलिए चालू घाटा होता है। इसलिए कौन सा डी ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ने की वैसे जरूरत है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011-12 में इसको छोड़ देते क्योंकि स्टार लगा हुआ है, तो ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें भी स्टार लगा हुआ है, तो ये इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते, इसमें भी स्टार लगा है। देखिए, हम लोग वो प्रश्न करेंगे जो हमारे प्रश्न में आ सकते हैं। इसमें स्टार लगे, इसको भी छोड़ देते हैं। वो प्रश्न क्यों ही करें जो ना आए, ये भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए इसको करते हैं। इसमें वर्ष 1990 में वस्तुओं का निर्यात तथा आयात संयुक्त रूप से जीडीपी का लगभग 4% था। वर्ष 2011-12 में वर्ष 2090 की तुलना में कितना हो गया? तो ये हो गया था 3 गुना, लगभग 3 गुना हो गया था। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बस ये भी स्टार लगा, इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न को अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग। बस थोड़े प्रश्न हैं जिनमें ज्यादातर आंकड़े दिए हुए हैं और ये सब करंट से आधारित है, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जरूर करंट में जो भी चीजें हैं उसको देख लीजिएगा। हम लोग देखिए इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2050 में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान लगभग 1.85% था, परंतु आज यह 0.6%। लेकिन ये तब पूछा गया था, ये जब 2098 में पूछा गया था तब ये ऑप्शन था, लेकिन आज ये नहीं है, क्योंकि आज 1.8% है। देखते हैं, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, लेकिन 2025 की जो रिपोर्ट आई थी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक अपडेट अक्टूबर 2025 के अनुसार 2024 में वैश्विक वस्तुगत निर्यात एवं आयात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी, मतलब 18वीं रैंक थी और 1.8% भारत का निर्यात होता है या वैश्विक व्यापार है, आयात एवं निर्यात है की हिस्सेदारी कितनी है? 18वीं रैंक और 1.8% 2000 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार।
और तथा 2.9% रैंकिंग 8 है। इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात तथा आयात में भारत की हिस्सेदारी निर्यात में कितनी है? 4.3% और जिसमें रैंक 8 है, और आयात में कितनी है? 3.4%, जिसकी रैंक कितनी है? 9। आयात में कितनी रैंक है? 9, और निर्यात में कितनी है? 8। और क्योंकि सेवाएं हम लोग ज्यादा निर्यात करते हैं इसलिए इसकी रैंक ज्यादा है। और निर्यात में रैंक कितनी है? 4.3%, और आयात में कितनी है? 3.4%। चलिए याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इसको मुझे तो नहीं लगता याद करने की जरूरत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी देखिए स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसको भी प्रश्न नहीं करते हैं। देखिए सबसे जरूरी क्या होता है कि प्रश्न हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि हम लोग सब पढ़ते जाते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। इसके चक्कर में जो हमको पढ़ना चाहिए था वो भी याद नहीं हो पाता। इसको देख लेते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो यहाँ पे तो 1.8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 8 है। 1.8 अभी हम लोगों ने देखा था रिपोर्ट में कितना था। अभी यहाँ पे दिया होगा 18। ये देखिए, अभी हम लोगों ने भारत में निर्यात देखा था 1.8, और भारत में आयात कितना है? 2.9, और इसके आयात में 9वीं रैंक है, और निर्यात में कितनी रैंक है? 18। और सेवाओं वाणिज्यिक सेवाओं में देख लेते हैं। इसमें 8वीं रैंक है, और निर्यात में, और 4.3, और भारत आयात में कितनी है? 9वीं रैंक है, और कितना प्रतिशत है? 3.4। अगला प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में कितना था? 14 से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए 2025 से मतलब। तो 25 में कितना था? 25 में था सेवाओं के निर्यात में 8वां स्थान था, इसलिए 8वां सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां है। 8वां था 9वां आयात में है, और 8वां निर्यात में है। 2023 में वैश्विक सेवा के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो तब थी आयरलैंड की। ये 2025 में बीपीएससी में पूछा गया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? आयरलैंड की। ये इसकी व्याख्या है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं रोक के। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो वह है चीन की। अधिकतम हिस्सेदारी किसकी है? चीन की। अभी भी वर्तमान में भी चीन ही है। सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? चीन। उसके बाद यूएसए, फिर जर्मनी, फिर नीदरलैंड। 4 तो याद ही रखिएगा, चीन, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड। भारत कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है, और 18वीं रैंकिंग है। और अगर आयातक पूछे तो सबसे ज्यादा आयात कौन करता है? यूएसए, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर नीदरलैंड, फिर भारत। भारत कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सेवाओं पर देखते हैं। वाणिज्यिक सेवाओं के शीर्ष 5 निर्यातक एवं आयातक देश। तो सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? यूएसए। सेवाओं का निर्यात सबसे ज्यादा यूएसए करता है, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर आयरलैंड, फिर जर्मनी। यहाँ पे चीन नहीं है, 5वें नंबर पर चीन है। और आयातक में सबसे ज्यादा कौन आयात करता है? यूएसए, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर आयरलैंड। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो गया जर्मनी और आयरलैंड, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए। चीन यहाँ पे निर्यातक में 5वें स्थान पर है, और आयातक में दूसरे स्थान पर है। भारत जो है निर्यातक में 8वें स्थान पर है, और आयातक में 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें स्टार लगा, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक भारतीय आयातित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति करता है? तो वह है सी एशिया और ओशिनिया।
चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते, देखते इसमें क्या है। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में से मार्च अप्रैल 2023 और 24-25 एवं अप्रैल नवंबर 2025-26 में आयोजित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति रुपए के मूल्यों तथा प्रतिशत हिस्सेदार देने में ही एशिया और ओशिनिया संयुक्त रूप से द्वारा ही किया जाता है। मतलब वर्तमान में भी यही है। देखते हैं क्षेत्रवार आयात हिस्सा प्रतिशत में सबसे ज्यादा यूरोप, यूएई देश, ईएफटीए अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, एशिया में सबसे ज्यादा है 60%, 61%। सबसे ज्यादा यहाँ पर है एशिया में। फिर एशिया, उसके बाद 26 में पूर्वोत्तर एशिया, ज्यादातर निर्यात यहीं से होता है, आयात निर्यात। फिर पूर्व एशिया। चलिए इसको छोड़ते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला डेटा है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र, नो इसको भी छोड़ते ही क्योंकि ये भी जो है करंट से संबंधित था। ये फिर से वहीं से क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को रोक के समझ के पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए जो भी डाटा इम्पोर्टेंट हो। ये भी, इसको भी छोड़ते हैं। ये भी जो है इसका हम लोग वो पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या है, भारत का 50% से अधिक आयात आता है। देखते हैं कहाँ से आता है। 2025-26 के अनुसार भी सही होगा, उत्तर सही होगा। अर्थात आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अप्रैल मार्च 2024-25 एवं अप्रैल नवंबर 2025-26 में भारत के आयात में सर्वाधिक हिस्सा एशिया देशों का है, क्रमशः 61% और 60% का एशियाई देशों का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट से संबंधित था, लेकिन देखते हैं क्या है। निम्न वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ये है ओपेक के साथ। अभी भी ये सही है शायद। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संदर्भ में अप्रैल 2025, 2024-25 और 2025-26 की अवधि में भारत का सर्वाधिक आयात एशिया के साथ है। एशिया के साथ है सर्वाधिक व्यापार। ये देखिए, ये प्रश्नकाल के अनुसार सही था, लेकिन अब ये सही नहीं है। अब ओपन मत लगाइएगा, अब एशिया हो गया है। क्या एशिया? सबसे ज्यादा हमारा व्यापार कहाँ से होता है? एशिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया से कितना है हमारा व्यापार? 61 से 60%। अगला इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी से करंट से संबंधित था। जो भी करंट से संबंधित है उसका डाटा देख लेंगे। ये भी, इसको भी छोड़ देते हैं। वर्तमान में हमारा सबसे ज्यादा जो है आयात और निर्यात एशिया से सबसे ज्यादा होता है। एशिया क्षेत्र का सबसे ज्यादा जो है आयात और निर्यात में योगदान है। कितना? 60 से 61%। इसको देख लेते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदार वाला देश है? तो ये है सर्वाधिक व्यापार वाला देश। देखते हैं कौन है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सही होगा। देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्तमान में कौन है? प्रश्नकाल तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ। चीन एवं संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः दूसरे व तीसरे व्यापारिक भागीदार देश हैं। कौन? संयुक्त अरब अमीरात और चीन। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है, अधिकतम विदेशी व्यापार यूएसए के साथ है, तभी तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। वर्तमान समय में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार है? तो वर्तमान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो इसकी देख सकते हैं। वर्ष 2024-25 के संदर्भ में आंकड़े जो हैं, सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई, फिर रूस, फिर सऊदी अरब, फिर संपूर्ण भारत। आप ये आंकड़े याद कर लीजिए, लेकिन ये आंकड़े याद करने की जरूरत है नहीं।
इतने सारे आंकड़े याद करेंगे ना तो हम लोग सिर्फ आंकड़े ही याद करते रह जाएंगे। वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक रहा है? तो वह था यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी व्यापार शेष में भारत का निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ चालू खाते पर व्यापार अधिक है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के आयात का सबसे बड़ा मूल्य प्राप्त होता है? तो चीन से। ये वर्तमान में चीन ही है। 2010 में मेंस में पूछा गया था और प्री में भी पूछा गया था। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रश्नकाल तथा वर्ष 2024-25 में भी भारत का कुल आयात में सर्वाधिक हिस्सा चीन से ही आयात था। मतलब हम लोग ज्यादातर चीन से आयात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? आयात का सबसे बड़ा स्रोत चीन ही है। तब भी था, हमको लगता है अब भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है? बिल्कुल नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बने चीजों का मुख्य व्यापार प्रमुख है। बिल्कुल ये सही है, 2 सही होगा। देखते इसका ऑप्शन क्या होगा। बी, केवल 2 ही सही होगा। 2020 में पूछा गया था यह प्रश्न। आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार विगत दशक में उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जैसे जब भी आप पेपर देने जाएं, अगर आप जो भी डाटा दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में जो भी आता है ना, आप उसको जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं। और जो भी ऐसे आर्थिक रिपोर्टें निकला करती हैं उसको तो जरूर ही देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें दशक की आरंभिक अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए एकमात्र सर्वोपरि आयात स्रोतों को रूप में पुनः उभरा कर आया। वैसे तो ये पहला सही होगा, कथन सही है। आर्थ कारण देखते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ के त्वरित राजनीतिक विकास के फलस्वरूप भारत सैन्य अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर आश्रित होने लगा। नहीं, हम लोग अपनी संयुक्त रक्षा क्षेत्र के लिए हम लोग सबसे ज्यादा रूस, इजराइल और फ्रांस पर आश्रित हैं। रूस है और फ्रांस है। और यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या। भारत में शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन है? देश रूस है, फ्रांस है और इजराइल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा मूल्य भेजा जाता है? तो सबसे बड़ा मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोगों को अगला प्रश्न देखते हैं क्योंकि ये स्टार लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, वैसे तो हम लोगों ने जितने प्रश्न पढ़े हुए हैं ना, उससे हमारे जितना भी व्याख्या पढ़ी हुई है उससे हम लोगों के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जब आएंगे। तो ये 2022 का था, इसमें पढ़ लेते हैं। अच्छा, भारत का व्यापार संतुलित माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में के लिए है। तो ये था ए, माइनस में था 11.98 अरब डॉलर, अमेरिकी अरब डॉलर। और वर्तमान 2025-24 के दौरान व्यापार संतुलन माल एवं सेवाएं कितने हैं? -94 बिलियन यूएसडी डॉलर दर्ज है। आप चाहे तो इसकी पूरी व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें बी सही है। भारत का व्यापार संतुलन 1972 और 73 तथा 1976 और 77 के 2 वर्षों के छोड़कर जब वह ऋणात्मक था, 1949 से 50 से लेके 2025-26 तक भी ऋणात्मक ही था। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसमें
2014 2015-16 दिया हुआ है, लेकिन अब वर्तमान 2025-26 तक भी ये ऋणात्मक ही है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था, 1997 1972 से 1977 में ऐसा हुआ था कि ये 2 बार जो है धनात्मक व्यापार संतुलन था। मतलब हम लोगों को फायदा हुआ था, ये सब 2 ही बार हुआ था। आप चाहें तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारत का व्यापार संतुलन वर्ष 1949 से लेके 2025 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। केवल वर्ष 1972 से लेके 1972-73 एवं वर्ष 1976-77 के 2 वर्षों को छोड़कर जब वह धनात्मक था, मतलब 1972 में और 1976 में ये क्या था, धनात्मक। 2 वर्षों में क्या था, धनात्मक। बाकी आगे तक जितना भी है वर्तमान में ये असंतुलित ही है, नकारात्मक ही है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो ये था 1972 से 73 और 1976 से 77। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 में अधिकतर स्तर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2013-14 के बाद निरंतर कम हो रहा है। वर्ष 2013-14 के बाद से पीओएल तथा गैर पीओएल घाटों के समान गिरावट आई है। इसके हम लोग जो है देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या कर रहा है। इसमें तो ये प्रश्न उत्तर दोनों सही थे। देखते हैं, इसके पढ़ लेते हैं, क्योंकि तब के अनुसार था, डाटा के अनुसार वर्तमान में क्या है अवस्थित, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रश्नकाल में भारत का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2012-13 में अपनी उच्च स्थिति में था। यूएसए डॉलर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2013-14 में घट गया, मतलब इतना घट गया बिलियन यूएसए डॉलर से वर्ष 2016-17 तक में 112 बिलियन यूएसए डॉलर तक लगातार कम हुआ। इसमें पेट्रोलियम, ऑयल और गैर ऑयल उत्पादन में मूल्यों के लगभग समान गिरावट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अतः प्रश्नकाल के संदर्भ में कथन ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 के बाद भारत के व्यापार घाटे में पुनः वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 में 160 बिलियन यूएसए डॉलर तथा 2018-19 में 180 बिलियन यूएस डॉलर रहा। वर्ष 2019-20 में 157 बिलियन यूएसए डॉलर तथा 2020-21 में 102 बिलियन डॉलर यूएसए डॉलर दर्ज किया गया। वर्ष 2021-22 में यह 179 बिलियन यूएसए डॉलर रहा। वर्ष 2022-23 से अप्रैल सितंबर 2025-26 के संदर्भ में व्यापारिक संतुलन मिलियन यूएसए डॉलर में संबंधित आंकड़े निम्न हैं। आंकड़े देख लेते हैं। ऐसे आंकड़े क्या ही करेंगे, आप ये ध्यान रखिए कि अभी वर्तमान में हम लोगों का व्यापार जो घाटा है वो ज्यादा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वे निभाई थी सेवा निर्यात में। हमारे यहाँ सेवाएं ज्यादा निर्यात होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन भारत सम्मिलित होता है? तो माल सेवाएं और भुगतान का हस्तांतरण उपयोग नहीं, इसमें सिर्फ माल ही होगा। व्यापार संतुलन के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? सिर्फ माल। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या जरूरी है पढ़ने इसकी। दो देशों के माध्यम में एक निश्चित अवधि में होने वाले कुल निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। किसी देश के लिए जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य की तुलना में अधिक होता है तो देश व्यापार अधिशेष में, जबकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने पर देश व्यापार घाटे के अवस्थित में है। मतलब अगर हम लोग आयात ज्यादा करेंगे देश को व्यापार घाटा होगा, अगर निर्यात ज्यादा करेंगे तो व्यापारिक अधिशेष ज्यादा होगा, हमें ज्यादा फायदा होगा। व्यापार संतुलन में केवल व्यापार की दृश्य मध्य व्यापार संतुलन में केवल, याद रखिए, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यापार संतुलन में केवल व्यापार की दृश्य मध्य वस्तुएं या माल शामिल की जाती है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन में अदृश्य मध्यों के साथ साथ दृश्य मध्य जैसे बीमा, बैंकिंग सेवाएं, भाड़ा,
रॉयल्टी आदि को भुगतान, ऋण व ब्याज संबंधित भुगतान भी शामिल होते हैं, जो व्यापार संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे शामिल होती है, लेकिन व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदे। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात से। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। अगला आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये किया जाता है आयात और निर्यात के से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश का भुगतान संतुलन किसी व्यवस्थित अभिलेख है, तो ये है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। अगला प्रश्न देखते हैं, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। भुगतान संतुलन एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के साथ आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा है, आयात और निर्यात का पूरा ब्यौरा है। भुगतान संतुलन में निहित होता है, ये निहित तो दृश्य व्यापार बिल्कुल ऋणी भी है और अदृश्य व्यापार अभी हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा था, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, फिर अगला 50 प्रश्न अगली क्लास में देखेंगे। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता व्यापार है, तो ये है सिर्फ व्यापार संतुलन और आदर्श का संतुलन, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत लेन देनों का दृश्य निर्यात एवं आयात तथा अदृश्य लेखकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्यात तथा आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अदृश्य लेन देनों को पुनः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, सेवा, यात्रा, परिवहन, बीमा, अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी तथा विविध जिसमें संचार, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, रॉयल्टी, प्रबंधन तथा व्यावसायिक सेवा शामिल है। आय तथा आतरण, अनुदान, उपहार और विशेषण आदि भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न था, 91 प्रश्न से हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो भी कमियां हो आप बताइएगा, और जैसे आपको क्लास चाहिए ये भी बताइएगा।